नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सागर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको लास्ट वाली वीडियो में बता चुके हैं कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने उसने बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से कर दी है, और जो उसने जो कॉलेजों की जो सेंट्रल लिस्ट थी प्रशासन ने वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी को सौंप दी है। तो आप सभी को पता है जो जैसे ये फेज़ 2 आपका जो जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें जितने भी जो एग्ज़ाम्स हैं तो वो सारे कराने का नंबर लग जाएगा। तो आप ये मान लीजिए कि जो आपकी परीक्षा है वो आपके जुलाई में हो जाएगी। जो कंफर्म डेट आएगी वो हम आपको चैनल के माध्यम से बता देंगे। तो दोस्तों हमने आपको वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ दोस्तों वो भी अपने चैनल के माध्यम से चलाएंगे आपके लिए। तो जिससे कि आपका दोस्तों जो रिवीजन होगा वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों अभी जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2018 और 2017 में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ही जो आपके बीएड प्रवेश परीक्षा कराई थी। तो दोस्तों हम आपके लिए जो मॉडल पेपर लेके आए हैं दोस्तों 2017 और 2018 के लेके आए हैं दोस्तों। अभी हम आपके लिए 2017 का कराएंगे, फिर उसके बाद 2018 वाला कराएंगे दोस्तों। तो उससे आपको ये एक एजम्पशन लग जाएगा, आपको ये एक अप्रोच हो जाएगा, आपका अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि लखनऊ यूनिवर्सिटी किस प्रकार के जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो कराती है। तो दोस्तों अभी का जो प्रैक्टिस सेट है वो सभी के लिए, चाहे वो कला वर्ग का हो, चाहे विज्ञान वर्ग का हो, चाहे वो कृषि वर्ग का हो, दोस्तों किसी भी वर्ग के हैं आप, तो आप सभी के लिए, क्योंकि जो दोस्तों हमारा जो पहला प्रैक्टिस है वो सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए करा रहे हैं प्रीवियस ईयर का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो से दोस्तों आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में किस प्रकार के जो वो प्रश्नों को पूछते हैं आपसे परीक्षा में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है, पहले नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दांडी की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो दांडी यात्रा की गांधी जी ने शुरुआत की थी दोस्तों, वो आपकी 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दोस्तों की थी। कहाँ तक के लिए दोस्तों? साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी तक के लिए यात्रा की थी दोस्तों। और इस यात्रा को करने में उन्हें दोस्तों टोटल आपके 24 दिन से 25 दिन का टाइम लग गया था दोस्तों। ये जो उन्होंने गांधी जी ने अपने कुल मिला के 78 साथियों के साथ ये जो यात्रा थी गांधी जी ने, साबरमती की यात्रा थी, और वो स्टार्ट की थी। और दोस्तों गांधी जी ने अपनी जो यात्रा थी वो आपकी 5 अप्रैल 1930 5 अप्रैल 1930 को दोस्तों गांधी जी ने जो यात्रा ख़त्म कर दी थी। कहाँ पर दोस्तों? आपके दांडी में आपकी ख़त्म कर दी थी गांधी जी ने अपनी यात्रा। और दोस्तों इसी गांधी जी ने 5 अप्रैल को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो थी आरंभ कर दिया था कि इस तारीख से हम अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश कर दिया था। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, दांडी से साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी गांधी जी ने अपने। और जो दोस्तों साबरमती आश्रम कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है दोस्तों, ये आपका अहमदाबाद में साबरमती आश्रम। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। तो सुप्रसिद्ध IINA मुकदमे से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन से हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये जो आपका IINA जो मुकदमा है दोस्तों, ये 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी जो की थी दोस्तों, ये आपकी इसमें दोस्तों इस मुकदमे में दोस्तों कई लोग थे शामिल। इनमें आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। और दोस्तों इस मुकदमे के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, अधिवक्ता थे, अध्यक्ष दोस्तों इनके जो आपके ये वाले जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए भूलाभाई देसाई दोस्तों इनके आपके अध्यक्ष थे, अधिवक्ता थे इसके INA मुकदमे के। तो अब दोस्तों चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तो दोस्तों तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता का नव ग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा जो पहला तिरंगा था वो लाहौर अधिवेशन में 1929 में फहराया गया था। जी हाँ दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में 1929 में किसके द्वारा फहराया गया था दोस्तों? ये जो आपका जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता हुई थी इस अधिवेशन में। और ये भी पूछा है कि 1929 की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों वो आपकी जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। और दोस्तों ये जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था। ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाने वाला है कि अगर पूछा जा सकता है कि किस नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो रावी नदी के तट पर 1929 में
हुआ था और लाहौर अधिवेशन में पहली बार नवनिर्मित तिरंगे को लहराया गया था। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, तो मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? दोस्तों आप अपने कमेंट में आंसर दे सकते हैं और हम कुछ दिन बाद दोस्तों लगभग 2-3 दिन बाद आपके लाइव आना शुरू कर देंगे, वीडियो को लाइव लाया करेंगे, तो उसमें आप अपने लाइव आंसर दिया करेंगे। तो दोस्तों ये तो काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन होता है, सभी लोग जानते हैं। जो मातृ देवी की पूजा थी दोस्तों, आप सभी जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे कई साक्ष्य मिले थे जिनसे ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे मातृ देवी की पूजा थी, देवी की पूजा करते थे वो लोग और मातृ देवी को ही अपनी देवी मानते थे। और चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म को जो अशोक ने प्रभावित लिया था, ग्रहण किया था, तो वो दोस्तों उपगुप्त के द्वारा, जो आपके अशोक थे, अशोक सम्राट, उन्होंने उपगुप्त के द्वारा बौद्ध धर्म को लिया था। तो अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित है? तो दोस्तों आप इसमें आपका आंसर तो वैसे ही दिख जाए, आपको अलग से पता होगा कि जैन मंदिर है, तो जैनियों द्वारा इसका आंसर दिख जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो दोस्तों आप सभी पता होगा गीत गोविंद जो है वो जयदेव जी द्वारा लिखी गई है। और गीत गोविंद में दोस्तों क्या किस चीज़ का वर्णन किया गया? इसमें दोस्तों श्री कृष्ण और दोस्तों राधा जी की जो उनकी लीलाएं हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा राधा जी के बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गीत गोविंद किसके द्वारा लिखित है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है जयदेव। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? तो दोस्तों आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों वो तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किसी भी प्रकार की खलीफा से पदवी ग्रहण नहीं की थी अपने पद पर बैठने से पहले। जैसे कि दोस्तों काफ़ी जो राजा होते थे वो अपनी पद लेते थे, अपनी कोई ना कोई वो लेते थे। तो पर जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने कुछ नहीं लिया था, वो अपने आप डायरेक्ट बैठ गया था। उसने कहा था ऐसा नहीं करेंगे, हम अपना आराम जीते हैं तो हम खुद से बैठेंगे, हम किसी से इजाज़त नहीं मांगेंगे, किसी से नहीं पूछेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन कर चुके हैं हम पूरे, 9वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 9वां। दोस्तों आप इसका आंसर बताइए। जैसा कि इसमें पूछा गया हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो दोस्तों बताइए कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के समान है और जिसे दोस्तों उसका दूसरा नाम यही बोलते हैं कि उसे सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। तो दोस्तों बताइए आप कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों वो शुक्र है। दोस्तों शुक्र को पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? शुक्र को पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। और दोस्तों इसे सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं और यह सबसे चमकीला ग्रह है। दोस्तों ये सबसे चमकीला ग्रह भी है, इसे सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। दोस्तों इसे पृथ्वी की सिस्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका घनत्व, आकार और व्यास पृथ्वी के समान है लगभग। तो दोस्तों शुक्र है आपका इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर है शुक्र 9 का। अब दोस्तों चलते हैं 10th की तरफ। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह ने अपने उपग्रह नहीं है? जी हाँ दोस्तों, किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है, मतलब उसकी कोई भी अपने पर्सनल सैटेलाइट नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कोई भी अपने उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों आप इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों, इस वैसे हमारे जो सौरमंडल है, हमारा सौरमंडल है दोस्तों, उसके 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों एक तो बुध हो गया आपका और एक शुक्र हो गया। दोस्तों इन दोनों के पास किसी भी प्रकार के उपग्रह नहीं है। दोस्तों इनके पास कोई पर्सनल सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है इनके पास। दोस्तों ये दोनों जो उपग्रह हैं, जो ग्रह हैं वो उपग्रह रहित हैं, उपग्रहहीन है, उनके पास उपग्रह नहीं है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर का क्वेश्चन, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों आप अपना आंसर बताइए दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। दोस्तों बताइए आप क्या कहते हैं? तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, एस्ट्रोलॉजी तो जो होता है दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी को दोस्तों जो आपके जो ब्रह्मांड की जो गतिविधियाँ होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। ब्रह्मांड की जो गति है, पिंडों की गति है, उनके बारे में, मेटेओर है, उन सब के बारे में एस्ट्रोलॉजी में करते हैं। दोस्तों आपको जो मेट्रोलॉजी होता है तो मेट्रोलॉजी में वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपको तो मेट्रोलॉजी में आपका वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करते हैं। और दोस्तों अगला बता देता हूँ, जैसे सिस्मोलॉजी, जैसे तो आपने दोस्तों देखा होगा जो सिस्मोग्राफ होता है तो वो भूकंप नापने का ग्राफ होता है ना, और जो सिस्मोमीटर होता है भूकंप की तीव्रता को नापने का मीटर होता है। तो सिस्मोग्राफ से दोस्तों, सिस्मोलॉजी से भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों अगला है एस्ट्रोनॉमी। दोस्तों एस्ट्रोनॉमी है जो
जो ब्रह्मांडीय वस्तुओं की गति का मानव के साथ संबंध बताता है। दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों, जो मतलब जो ये लोग बताते हैं ना कि ग्रह इस राशि पर भारी हैं, वो दोस्तों एस्ट्रोनॉमी के द्वारा ही बताते हैं कि ग्रह भारी हैं, तुम्हारा ग्रह ये है, तुम्हारा तारा ये है। तो दोस्तों वो इसी के द्वारा बताते हैं, एस्ट्रोनॉमी के द्वारा। ये अपने भारत की अध्ययन पद्धति है। तो चलिए दोस्तों अगली देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुला किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ दोस्तों, अब आप इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 का आप आंसर बताइए। माजुला द्वीप किस नदी की किस राज्य में है, और ये दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों जो माजुला जो द्वीप है दोस्तों, वो आपका दोस्तों असम राज्य में है। और दोस्तों असम राज्य में स्थित है। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है जो दोस्तों माजुला आपका जो द्वीप है दोस्तों, इसमें जो दिया गया है माजुली द्वीप जो आप तो दोस्तों असम में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और दोस्तों अगली बात ये दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। तो ये तो हो गया दोस्तों, इसका तो आंसर ये था आपका बी, आंसर इसका बी था, 12वें का आंसर बी। तो चलिए दोस्तों अगला चलते हैं 13वें पे। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों बताइए, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को दोस्तों कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों पश्चिमी तट में अवस्थित मैदान गुजरात से प्रारंभ होकर दोस्तों ये गुजरात से प्रारंभ होकर केरल तक जाता है। दोस्तों गुजरात से प्रारंभ होता है और दोस्तों केरल तक जाता है ये, और ये 1600 किलोमीटर लंबा है। और दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक भी आते हैं दोस्तों। इसके अंदर महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक भी आते हैं। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जो गोवा होता है उसमें कोंकणी भाषा बोली जाती है, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो इसी संबंध में इसका नाम कोंकण तट भी बोला जाता है। तो अगर आप ये समझ जाए कि गोवा के आसपास है ये, तो आप बता दोगे कि ये कोंकण तट है। तो आप पश्चिमी घाट में बता दोगे कि उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले बढ़ते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? जी हाँ दोस्तों बताइए, नीलगिरी के जो पर्वत हैं नीलगिरी के, उनमें किस प्रकार की प्रजाति के वृक्ष सामान्य रूप से मिलते हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों यूकेलिप्टस के पेड़ जो आपके नीलगिरी की पहाड़ियों में दोस्तों सबसे ज़्यादा मिलते हैं। दोस्तों किसके? यूकेलिप्टस के पेड़ जो होते हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, यूकेलिप्टस के जो पेड़ होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें। तो दोस्तों इन्होंने जो युग्म दे दिए, सहायक नदी और मुख्य नदी दे दिया। तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है दोस्तों, आप बताइए। तो दोस्तों जैसा कि इसमें दिया गया है दोस्तों, नदी एवं उनकी सहायक नदियाँ जो हमें बतानी है। तो दोस्तों गंगा की जो हो गई दोस्तों, आपकी गंगा की जो सहायक नदियाँ हो गई दोस्तों, गंगा की तो गोमती, सोन, घाघरा, कोसी, महानदी। यमुना की दोस्तों चंबल, केन, बेतवा। और ब्रह्मपुत्र की आपकी हो गई दोस्तों मानस, लोहित, दिबांग और दिहांग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर बताते हैं दोस्तों इसका। तो दोस्तों इसका जो ये वाला जो तीसरा आंसर है दोस्तों, इसका तीसरा आंसर एकदम एक्यूरेट है दोस्तों। कौन सा तीसरा आंसर इसका एक्यूरेट है? ये वाला आंसर, ये वाला चंबल, नर्मदा, ये वाला दोस्तों आंसर इसका एकदम ठीक है, ए चंबल, मानस। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं है? जी हाँ दोस्तों, भारत की जो निम्न कृषि हो रही है, मतलब लो जो प्रोडक्शन हो रहा है कृषि में, तो उसके लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो सहकारी कृषि, अनावश्यक आदानों की उपलब्धता, भूमि के उपभाग और उसकी अधिकारिता और कमजोर वित्तीय व्यवस्था। तो दोस्तों ये तो उत्तरदायी है, ये भी उत्तरदायी है। और दोस्तों जो उत्तरदायी नहीं है वो आवश्यक आदानों की उपलब्धता, इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो इसका कौन सा होगा? आवश्यक आदानों की उपलब्धता। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा ही दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? जी हाँ दोस्तों बताइए, लोकतांत्रिक अवस्था के लिए कौन अपरिहार्य है? तो जैसे कि दोस्तों लोकतांत्रिक अवस्था के प्रमुखतः 5 जो गुण होते हैं दोस्तों,
वो हैं। तो बताइए दोस्तों कौन अपरिहार्य है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा इसका जो आंसर होगा वो आपका ए होगा, स्वतंत्रता। और दोस्तों इसका ये आंसर डी होगा, आपका डी आंसर राइट। तो दोस्तों जो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका ये सभी होगा, जो अपरिहार्य है ये सभी दोस्तों, ये सभी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान किस स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ। जी हाँ दोस्तों बताइए, संविधान किस स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ। तो दोस्तों जो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का जो गठन किया गया था, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का गठन किया गया था। और जो इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और दोस्तों 26 नवंबर 1949 को इसका जो पूर्णतः बनके तैयार हुआ था। जी हाँ, तो 26 नवंबर 1949 को, मतलब कि राइट, सी इज़ द राइट आंसर। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है वो पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था। और दोस्तों 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हो गया था। ये इस दिन बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतः बनकर लागू हो गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि संविधान की भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं वो मूल संविधान के एक भाग के रूप में है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे मूल संविधान के एक भाग के रूप में हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन 20वां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या बाध योग्य नहीं है। तो मतलब उनको कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। दोस्तों किस 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 अनुच्छेद के द्वारा, दोस्तों बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है सी। जी हाँ दोस्तों, सी, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में क्रियान्वयन प्रक्रिया को बताता है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 37 के तहत ये कहते हैं कि मतलब ये जो कोर्ट में इन्हें नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप मौलिक अधिकारों को, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। और वो भी दोस्तों आपको पता होगा कि जो, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 21वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं दोस्तों 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो जैसा कि दोस्तों 21वें नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। जी हाँ दोस्तों, तो बताइए नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आप अपना जवाब कमेंट भी कर सकते हैं। तो लोक कल्याण राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, कल्याण कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, राज्य द्वारा विकास के नए अवसर प्रदान करना या उपलब्ध करना। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है। तो जैसा कि दोस्तों जो आपके जो डीपीएसपी बोला जाता है ना, नीति निर्देशक तत्वों को, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो दोस्तों कल्याणकारी एवं न्यायशील शासन की स्थापना करना होता है। जी हाँ दोस्तों, कल्याणकारी एवं न्यायशील शासन की स्थापना करना। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों पहला होगा, लोक कल्याण राज्य की स्थापना करना, जो आपके नीति निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। जी हाँ दोस्तों, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक, दोस्तों आप बताइए सांख्य दर्शन के प्रतिपादक। दोस्तों आप अपने ऑप्शन में अपना जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों जो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है वो कपिल है। दोस्तों कौन है, कपिल हैं। और दोस्तों जो आपके कपिल है, और दोस्तों आपके न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन। जी हाँ दोस्तों, जो गौतम है वो आपके न्याय दर्शन है, जो आपके न्याय दर्शन है दोस्तों, न्याय दर्शन है। और दोस्तों आपके जो जैमिनी है, दोस्तों जैमिनी ने दोस्तों पूर्व मीमांसा लिखी थी, अपनी पूर्व मीमांसा लिखी थी। और दोस्तों आपके चावर्क हैं, तो चावर्क ने दोस्तों चावर्क दर्शन लिखा था, आपका चावर्क दर्शन लिखा था, चावर्क दर्शन लिखा था चावर्क ने। और जैमिनी ने दोस्तों, जो हमें बता दिया कि पूर्व मीमांसा जैमिनी ने लिखा था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो सामूहिक उपभोग का अर्थ है। जी हाँ दोस्तों बताइए सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है। तो दोस्तों सामूहिक उपभोग का अर्थ होता है दोस्तों घरेलू खपत को दोस्तों सामूहिक उपभोग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, तो निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार होती है। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी जीके को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इकोनॉमिक्स के थोड़े क्वेश्चनों को उसमें ध्यान से हम पर आगे कराते जाएंगे। दोस्तों आप उन पर थोड़ा ध्यान देना। तो चलिए दोस्तों बताइए कि निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार होती है। तो दोस्तों लोचदार मांग होगी तो उसका मतलब क्या होगा दोस्तों, कि अगर उसकी जो थोड़ा सा भी उसमें डिफरेंस आएगा उसकी कीमत में, तो दोस्तों उसकी जो उसकी डिमांड और सप्लाई होगी उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मान लीजिए उसकी अगर जो थोड़ी सी भी उसकी रेट घट जाती है तो उसकी जो डिमांड होगी वो बहुत ज़्यादा उसकी बढ़ जाएगी। और
जो उसकी अगर रेट जो उसकी हल्की सी भी अगर रेट उसकी कम बढ़ गई तो उसकी डिमांड होगी वो एकदम घट जाएगी। तो इसका जो अपोजिट इसमें रिलेशन होता है, जो अगर लोचदार होती है तो इलास्टिक होती है, उनकी जो मांग लोचदार होती है, इलास्टिक होती है, मतलब विपरीत काम करती है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बताइए किसकी होती है दोस्तों, मांग लोचदार होती है। तो दोस्तों जो विद्युत होती है, विद्युत की मांग सबसे ज़्यादा अधिक लोचदार होती है, विद्युत की मांग सबसे अधिक लोचदार होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों विद्युत नहीं होगा, विद्युत नहीं होगा दोस्तों, विद्युत नहीं होगा, ना औषधीय होगा, ना दियासलाई होगा दोस्तों। ये जो उपभोग की वस्तु होती है दोस्तों उसकी जो मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि अगर दोस्तों चावल सस्ता हो जाएगा तो काफ़ी लोग यूज़ करने लगेंगे उसको अपने हिसाब से ज़्यादा यूज़ करने लग जाएंगे अलग अलग प्रकार से। बट अगर तो लाइट सस्ती होगी तो वो तो जितना यूज़ करते हैं उतना ही करेंगे, औषधि भी उतनी यूज़ करेंगे और दियासलाई का डिब्बा भी उतना ही यूज़ करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों चावल होगा, चावल इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्न में से किसके उपकरण है। जी हाँ दोस्तों, जो खुले बाजार की क्रिया दोस्तों मैं बता देता हूँ, खुले बाजार की क्रिया क्या होती है। तो खुले बाजार की क्रिया में जो आपकी आरबीआई या जो गवर्नमेंट होती है दोस्तों, वो क्या करती है, ऋण पत्रों को जारी करती है और जो मतलब जो अपने ऋण पत्रों को देती है और अपने असेट्स को बेच देती है, खरीद लेती है। तो ये खुले बाजार की क्रियाएँ कहलाती हैं। और दोस्तों बताइए खुले बाजार की क्रियाएँ किसके अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तो ये जो दोस्तों होती हैं मौद्रिक क्रिया होती हैं। गवर्नमेंट खुले बाजार की क्रियाएं और नगद अनुपात के द्वारा ही दोस्तों जो आपकी इन्फ्लेशन हो गई, आपकी इन्फ्लेशन को रोक लेती है, इन्फ्लेशन को कम करती है, बढ़ाती है, अपने अनुसार उसको चलाती रहती है। अगर मान लीजिए मुद्रास्फीति या मंदी आती है तो वो इसको मौद्रिक नीति के द्वारा, खुले बाजारी क्रियाओं के द्वारा भी कम करती है। और ये जो तीनों है दोस्तों, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और दोस्तों एक और होती है आय नीति। तो दोस्तों ये जो तीनों नीतियाँ होती हैं आपने लिख लीजिए, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और आय नीति। ये जो तीनों नीतियाँ होती हैं दोस्तों, जो गवर्नमेंट की खुले बाजार की क्रियाएँ होती हैं वो दोस्तों इसी के अंतर्गत आती हैं। और जिनके द्वारा ही गवर्नमेंट जो आपकी बाजार में जो मुद्रास्फीति होती है या मंदी होती है या महंगाई होती है तो उसको नियंत्रित करती है गवर्नमेंट इन अपनी नीतियों के द्वारा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। जी दोस्तों, वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण बताइए दोस्तों, जो वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, तो वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण दोस्तों चेक होता है दोस्तों वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध होता है दोस्तों कि आप अपनी मर्जी से अपना सेवानिवृत्त हो जाएं, अपनी मर्जी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से होता है गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक के द्वारा आप खुद चाह के अपना रिटायरमेंट करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगली क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। जी हाँ दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में जो आपकी वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। तो दोस्तों जो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका ये होगा, चौथी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जितना सोचा था उससे कम रही जो विकास दर थी पंचवर्षीय योजना की, चौथी पंचवर्षीय योजना की विकास दर काफ़ी कम रही। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है। बताइए दोस्तों 29 का। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा बचत खातों पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, ये इसके द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार से इसको जो साख की मात्रा होती है, जो आपकी साख मतलब दोस्तों आपकी जो जितनी भी गवर्नमेंट जो बैंक्स होती हैं, गवर्नमेंट बैंक, वो जो अपनी क्या बताएं दोस्तों, मतलब जो गवर्नमेंट बैंक होती हैं वो कैश दे देती हैं लोगों को, लोन देती हैं, जैसे लोन देती हैं। तो लोन को दोस्तों इसके द्वारा तो नहीं किया जाता, इसके द्वारा तो नहीं किया जाता। तो जो बैंक दर हो गई, बैंक दर के द्वारा लोन को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगर आरबीआई बैंक दर को बढ़ा दे तो जो लोन होंगे वो महंगे हो जाएंगे। नगद प्ररक्षित अनुपात जो दोस्तों रिजर्व रेशियो हो गया, वैधानिक तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो हो गया, उसको अगर गवर्नमेंट बढ़ा दे, आरबीआई बढ़ा दे तो उसको जो साख नियंत्रण हो जाएगी इन तीन माध्यमों के द्वारा। पर अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दिया है तो इससे साख नियंत्रण नहीं हो सकती कभी भी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों डी होगा, बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। तरलता अधिमान क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। तो बताइए दोस्तों तरलता अधिमान। तो जैसा कि दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों, तरलता अधिमान का आंसर होगा दोस्तों आपका आंसर क्वेश्चन नंबर
तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा तरलता अधिमान। तो जैसे दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है कि तरलता मतलब दोस्तों होगी लिक्विडिटी, और अधिमान हो गया दोस्तों बढ़ी हुई लिक्विडिटी। तो दोस्तों इसका जो होगा परिसंपत्तियों को नकद में रखने की इच्छा, ये तो नहीं होगा दोस्तों। बंधन पत्रों में प्रतिभूतियों को रखने की इच्छा, नहीं दोस्तों। तो इसका जो होगा दोस्तों बैंक जमा रखने की इच्छा। दोस्तों ये इसका आंसर होगा राइट। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 31 है क्वेश्चन नंबर। प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने वाली क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? जी हाँ दोस्तों, परम 10,000 निर्माण का किसने किया दोस्तों? परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण तो दोस्तों ये जो इसका किया था वो किया था सी डैक ने। किसने दोस्तों? सी डैक ने इसका निर्माण किया था। सी डैक कंपनी ने परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण सी डैक कंपनी ने किया था। या तो डीटीपी का विस्तार, तो इसको दोस्तों ये होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा 32 का आंसर होगा ए। डीटीपी का फुल होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है, जी हाँ दोस्तों, गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता से तात्पर्य दोस्तों वही होता है जो जैसे कि जो गुट होते हैं उन्हें वो किसी निरपेक्ष नहीं होते, वो तटस्थ होते हैं। तो शक्ति पुंजों से तटस्थता। और दोस्तों जो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का संगठन है उसकी शुरुआत भारत ने की थी गुट निरपेक्ष संगठनों की शुरुआत। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों बताइए भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? जी हाँ दोस्तों, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 34 का आंसर बताइए दोस्तों, 34 का। तो दोस्तों 34 का जो आंसर है दोस्तों वो आपका है 1954। भारत 1954 में राष्ट्रीय संघ का सदस्य बनकर तैयार हो गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35वें नंबर क्वेश्चन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस बताइए दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है दोस्तों वो आपको 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये एक इंटरनेशनल डे है और 21 सितंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में। तो चलिए दोस्तों बताते हैं अगला क्वेश्चन 36। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी हाँ दोस्तों बताइए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों बताइए 36 नंबर क्वेश्चन का। तो जैसा कि दोस्तों विश्व व्यापार संगठन के व्यापार बढ़ोतरी के लिए सद्भावपूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना, व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। जी हाँ दोस्तों, तो जो विश्व WTO का जो आपका वो मुख्य उद्देश्य है वो दोस्तों ये आपका कि विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों बताइए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, नाम से पता चल रहा है। तो दादा साहेब फाल्के दोस्तों आपको जैसे पता होगा कि जो मतलब आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री होती है उसमें दिया जाता है, और एक्टिंग के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और दोस्तों अब जो तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है इन दोनों में से बताइए। तो इन दोनों में से अब दोस्तों आप बात करते हैं हम अपने द्रोणाचार्य। जी हाँ दोस्तों, तो द्रोणाचार्य जो गुरु थे उनके नाम से ये पता ही चल रहा है कि उन्होंने कुछ प्रशिक्षण दिया होगा, द्रोणाचार्य ने प्रशिक्षण दिया था, तो उसके नाम से उनके नाम से पता चल रहा है कि तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार होगा। और दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत दोस्तों 3 लाख रुपए का नगद कैश दिया जाता है, और दोस्तों एक कांस्य की मूर्ति दी जाती है द्रोणाचार्य गुरु द्रोणाचार्य की एक कांस्य की मूर्ति दी जाती है, और 3 लाख रुपए का प्रशिक्षण वो आपका 3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है जिसको ये पुरस्कार मिलता है उसको। तो अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? जी हाँ दोस्तों, अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत किसने की थी, किस बैंक ने की थी? तो जो दोस्तों इनमें से जो नाम आ रहा है नोबेल कमेटी, विश्व बैंक, स्वीडिश सेंट्रल बैंक। जी हाँ दोस्तों, तो स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने इसकी शुरुआत की थी। यह दोस्तों कब की थी? स्वीडिश सेंट्रल बैंक की 300वीं जब वर्षगांठ हुई थी, 300वीं एनिवर्सरी के दिन से जो स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने स्टार्ट किया था जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों 1968 में स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने स्टार्ट किया था अर्थशास्त्र में आपको नोबेल पुरस्कार देना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों बताइए। तो दोस्तों मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा
दिया जाता है। और दोस्तों ये किस में दिया जाता है दोस्तों? दर्शन और संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया दोस्तों, दर्शन और संस्कृति, दर्शन और संस्कृति, फिलॉसफी। और दोस्तों जो आपकी कल्चरल में अगर आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हो तो आपको ये दिया जाता है, आपका जो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य संयुक्त पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से है? संयुक्त पाणिग्रही दोस्तों बताइए, संयुक्त पाणिग्रही। तो दोस्तों संयुक्त पाणिग्रही का जो संबंध है दोस्तों ओडिसी से है। ओडिसी कहाँ किया था? तो ओडिशा में। और दोस्तों इसका जो शुरुआत हुई थी इसकी 1975 में शुरुआत हुई थी इस नृत्य की। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, विश्व के 7 प्रमुख समुद्रों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? जी हाँ दोस्तों, 7 समुद्र के लिए 7 सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों बताइए। तो दोस्तों जो प्रथम 7 समुद्रों को पार करने वाली महिला थी दोस्तों वो थी बूला चौधरी ने प्रथम 7 समुद्रों को पार किया था। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 नंबर, फ्री थ्रो का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? जी दोस्तों बताइए, फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? दोस्तों फ्री थ्रो का संबंध बास्केटबॉल से है। फ्री थ्रो का संबंध बास्केटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 43, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जी दोस्तों बताइए, स्पेल ऑन द टाइगर किसके द्वारा लिखी गई? स्पेल ऑन द टाइगर, जी दोस्तों स्पेल ऑन द टाइगर वाल्मीकि थापर के द्वारा, जिम कार्मन के द्वारा, अतुल सेठी। जी दोस्तों बताइए, जो स्पेल ऑन द टाइगर जो लिखी गई थी दोस्तों वो सैयद माउंट गोमरी के द्वारा लिखी गई थी, स्पेल ऑन द टाइगर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, रंग वर्णनता किस प्रकार का रोग है? जी हाँ दोस्तों, जो आपका कलर ब्लाइंडनेस जो बोलते हैं, तो बताइए दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस किस प्रकार का रोग है? जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस के नाम पे आप जानते होंगे कि जो मार्क जुकरबर्ग है, जो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, तो उन्हें कलर ब्लाइंडनेस है। और दोस्तों उन्होंने इसी के लिए जो फेसबुक का कलर ब्लू रखा था, क्योंकि इसमें जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है दोस्तों उसे सब कुछ ब्लू दिखता है, तो सब कुछ नीला नीला दिखता है, तो इसलिए दोस्तों। और ये जो रोग होता है दोस्तों ये अनुवांशिक होता है, कलर ब्लाइंडनेस। अगर मान लीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, अगर ये किसी को अनुवांशिक रोग है तो ये आगे बढ़ता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, तो बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी से हो जाता है? जी हाँ दोस्तों बताइए, बेरी किसकी कमी से हो जाता है? दोस्तों जो बेरी होता है दोस्तों आपको B1 की कमी से होता है। ये तो सब जानते हैं कि बी की कमी से होता है, पर बी कौन सी होता है दोस्तों? B1 की कमी से होता है बेरी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों B6 का रासायनिक नाम है दोस्तों ये पायरिडॉक्सिन B6 को बोला जाता है, B6 को पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 47 नंबर, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ दोस्तों, गति के नियमों का प्रतिपादन दोस्तों न्यूटन ने किया था। ये तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन है और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है। और दोस्तों कब किया था? 1687 में न्यूटन ने इनका प्रतिपादन किया था। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफ़ी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है? जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता होगी कि जो आपकी विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त बहता रहता है, जिसमें कि क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, रक्त का थक्का नहीं हो पाता। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए कि किस रोग की कमी के कारण? तो दोस्तों इसका जो हीमोफीलिया नाम से समझ में आ रहा है दोस्तों, हीमोफीलिया के कारण जो आपका रक्त का थक्का नहीं बन पाता, तो उससे जो ब्लड होता है वो बहता रहता है। क्वेश्चन नंबर 49, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये तो दवा और खाद्य आदि का संरक्षण किया जाता है उनको जब वो किया जाता है, जैसे कि उन्हें मतलब काफ़ी टाइम के लिए रखना हो, प्रिजर्व किया जाता है, तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों बताइए 49 का आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, बेंजोइक अम्ल के द्वारा इन्हें प्रिजर्व किया जाता है। और दोस्तों फॉर्मिक अम्ल के द्वारा दोस्तों जीवाणुओं को साफ किया जाता है। और दोस्तों एसिटिक अम्ल के द्वारा विलायकों
को किया जाता है। तो चलिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50 नंबर। लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? जी हाँ, तो लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जिंडर एंड लैंडरबर्ग ने की थी, जिंडर एंड लैंडरबर्ग ने की थी। तो दोस्तों पूरे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को दोस्तों काफ़ी शेयर और करें, क्योंकि दोस्तों ये हमारा पहला स्टार्टिंग है दोस्तों आपके लिए वीडियो के लिए। वैसे तो हम काफ़ी दिन से आपके लिए इन्फॉर्मेशन की वीडियो लाते रहते हैं, पर दोस्तों इसी संदर्भ में हमने सोचा कि आपके लिए जो जो एजुकेशन की वीडियो है वो भी लाई जाए, जिससे कि आपका यूपी बीएड का जो रिवीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और जल्द से जल्द हो सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, और इसके बाद हम दोस्तों अगली वीडियो भी आपके लिए अपलोड करेंगे। तो ये तो दोस्तों आपकी जीएस की वीडियो हो गई, आपकी सामान्य ज्ञान की वीडियो हो गई। इसके बाद दोस्तों हम हिंदी की वीडियो करेंगे, और दोस्तों हिंदी के बाद दोस्तों फिर आपके लिए अगले सब्जेक्टों की वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे धीरे धीरे करके। और एक दोस्तों आपके लिए वीडियो आएगी वो कलावर की आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट में बताइए। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।